हाँ तो दोस्तों, आज का हमारा MHD 13 जो कि बहुत ही मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। MHD 13 का पहला प्रश्न है, भारतीय उपन्यासों में वर्णित कृषक जीवन के स्वरूप का विवेचन कीजिए। मतलब भारत के उपन्यास जब लिखे गए, भारत में जब उपन्यासों का शुरुआत हुआ तो जब लिखे गए तो उसमें कृषक जीवन के जो स्वरूप है उसका विवेचन करना है। चैप्टर बहुत मज़ेदार है। ये जो बुक है, ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टेड है। आप लोग जब एग्जाम दोगे तो बहुत मजा आएगा लिखने में सारा क्वेश्चन आंसर देखते हैं। भारतीय उपन्यासों में कृषक जीवन का चित्रण विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं को उजागर करता है। भारतीय साहित्य में कई लेखकों ने किसानों के संघर्ष, भारतीय साहित्य में ऐसे बहुत सारे लेखक हुए जिन्होंने किसानों के संघर्ष के बारे में लिखा, उनकी समस्याओं के बारे में लिखा, समाज में उनका किस तरह से शोषण हो रहा था उनके बारे में लिखा और उनके जीवन के संघर्षपूर्ण यथार्थ को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। ठीक है, वो भी भारतीय साहित्य में। तो कृषक जीवन के प्रमुख जो स्वरूप है उसका पहला नंबर पॉइंट हम लोग लिखेंगे आर्थिक शोषण और गरीबी। यहाँ पे कलरिंग नहीं कर पाया, सॉरी। तो अधिकांश उपन्यासों में किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय स्थिति चित्रित की गई है। मतलब आर्थिक शोषण मतलब क्या, उनको पैसे कौड़ी की दिक्कत तरीके से शोषण करना, उनकी गरीबी को और लाचार बनाना। तो क्या कहा गया कि अत्यंत दयनीय, दयनीय का मतलब होता है बहुत दुख सहना पड़ा है कृषकों को, और उस दुख का वर्णन चित्रण किया गया है हमारे उपन्यासों में। किसानों पर कर्ज का बोझ जो है वो कभी खत्म नहीं हो रहा है, महाजनों का जो शोषण है वो लगातार चलता जा रहा है, भूमि की कमी है, जैसी भूमि की कमी जो है किसानों के पास, इस तरह की समस्याओं पर जोर दिया गया है। उदाहरण के लिए प्रेमचंद के गोदान में होरी किसान के जीवन में आर्थिक संकट और सामाजिक अन्याय के चलते वह अत्यंत अपना गोदान भी पूरा नहीं कर पाता। मतलब प्रेमचंद ने जो गोदान लिखा था उसमें होरी नाम का जो व्यक्ति है, जो चरित्र है, वो अपने अंत में गोदान भी नहीं कर पाता है, इतना उसका दयनीय अवस्था है, और वो भी एक किसान ही है। दूसरे नंबर पर आता है पॉइंट हमारा सामाजिक संरचना और जाति व्यवस्था। सामाजिक संरचना और जाति व्यवस्था जिसमें से हम लोगों की अगर बात करें तो आता है ग्रामीण समाज में जाति और वर्ग का बड़ा प्रभाव रहा है। हमारे ग्राम समाज में जितना भी आप लोग भी अगर किसी ग्राम से हो तो आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे जाति की कितनी वैल्यू होती है और वर्ग का, जाति वर्ग जो होते हैं उनका कितना वैल्यू होता है। छोटा को छोटे समझा जाता है, बड़े को हमेशा बड़ा ही रहता है। भारतीय जो उपन्यास लिखे गए हैं उसमें किसानों के जीवन में जातिवादी भेदभाव का चित्रण देखने को मिलता है। दलित और पिछड़े वर्गों के किसानों को अधिक शोषण का सामना करना पड़ता है। मतलब जो पीछे पड़ गए हैं उनको आजीवन पीछे ही रहना पड़ता है, क्योंकि वो कभी आगे निकल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको जो पूंजीपति वर्ग है, मतलब जिनके पास पैसा कौड़ी है उन्हीं को पूंजीपति कहा गया है। तो उन लोगों को मतलब वे लोग लगातार किसानों की शोषण करते रहे हैं, इसलिए किसान जो संप्रदाय है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया है। और कृषि पर निर्भरता और प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, यहाँ पे भी एक पॉइंट और है कि अगर आपने खेती किया है तो आप तो खेती के ऊपर निर्भर हो, लेकिन अगर प्राकृतिक आपदाएं आ गई, अगर आपका फसल बर्बाद हो गया तो उसमें क्या होता था, ये भी एक हमारा टॉपिक है। हेडलाइन में आप लोग लिख सकते हैं कि भारतीय कृषक समाज पूरी तरह कृषि पर ही निर्भर था। प्रकृति की मार हो, जैसे प्रकृति की मार भी हो पड़ी थी, प्रकृति की भी मार पड़ती थी किसानों पर। कैसे, कभी सूखा पड़ जाता था, कभी बाढ़ आ जाता था, कभी अकाल पड़ जाता था, आदि का चित्रण उपन्यासों में हमें देखने को मिलता है। रेणु ने जो फणीश्वर नाथ रेणु, यहाँ पे सिर्फ रेणु लिखा है, फणीश्वर नाथ रेणु ने जो महिला आंचल में ग्रामीण भारत के कृषक जीवन की जो वास्तविकता, जो सच्चाई है, उन्होंने उस संघर्ष और प्रकृति पर निर्भरता को अत्यंत सजीव ढंग से चित्रित किया है। आप लोग महिला आंचल पढ़े हैं, आप लोगों को पता होगा। महाजनी प्रथा और कर्ज की जो समस्या है उसमें अगर बात करें तो किसानों को मजबूरी में महाजनों से कर्ज लेना पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए अगर किसान कोई अपनी खेती किया हुआ है और खेती के दौरान अगर बाढ़ आ जाता है तो उसका सारा फसल बर्बाद होने के बाद उसे महाजनों से कर्ज लेना पड़ता है, जो अक्सर उनके जीवन में बड़ा संकट बन जाता था, क्योंकि वो कर्ज कभी चुका ही नहीं पाते थे। इस समस्या का चित्रण प्रेमचंद उपन्यासों में बार बार हुआ है, जिसमें विशेषकर प्रेमासरण गोदान में और एक सवा सेर गेहूँ में भी। आंदोलन और जागरूकता की अगर बात करें तो इसमें स्वतंत्रता आंदोलन के समय किसानों में जागरूकता और विद्रोह की भावना उभरी थी।
हमारे आंदोलन और जागरूकता की अगर बात करें, जागरूकता का मतलब हो गया जब हमारे किसान जागरूक हुए, जब हमारे देश के वासी जागरूक हुए। तो बताया गया कि किसानों की जागरूकता के बारे में और उनके मन में जो विद्रोह भावना भरी पड़ी थी उसके बारे में भी जिक्र हुआ है। तो उपन्यासों में कृषक आंदोलनों और उनके संघर्षों का चित्रण भी देखा गया है। नागार्जुन के उपन्यास हैं जिसका नाम है वलचनमा, उनमें किसानों के विद्रोह और उनके संघर्ष को दर्शाया गया है। संस्कृति और परंपरा, इसमें संस्कृति और परंपरा को नज़र में रखते हुए अगर हम लोग बात करें तो किसानों का जीवन सिर्फ संघर्षपूर्ण नहीं है, बल्कि इसमें प्रकृति, लोक परंपराएं, मेलों और त्योहारों की महक भी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसान अगर कर्ज तले डूबे हुए हैं तो वो दूसरा कुछ काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी संघर्षपूर्ण रहता है। और वो इसमें संस्कृति, लोक जो परंपराएं हैं, हमारे जो मेले तीज त्योहार होते हैं, उन सब की महक थोड़ी थोड़ी सभी उपन्यासों में मिलती है। फणीश्वरनाथ रेणु के महिला आंचल में लोक संस्कृति, रीति रिवाज और पारंपरिक जीवन शैली का भी सुंदर वर्णन किया है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जरूर बने रहें। निष्कर्ष के तौर पर हम लोग ये देखेंगे कि भारतीय उपन्यासों में कृषक जीवन के चित्रण ने किसानों के सामाजिक, आर्थिक और यथार्थ को उजागर किया है। यह चित्रण महज साहित्यिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का दर्पण भी रहा है। प्रेमचंद और रेणु, नागार्जुन और अन्य जितने भी हमारे लेखक हुए, उन्होंने कृषक जीवन की जो जटिलताएं थी उसके ऊपर उन्होंने बड़ी सजीवता से प्रस्तुत किया है उपन्यास। भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ग की समस्याओं को सामने रखा है कि किस तरह हमारे इतिहास में किस तरह की समस्याएं हमारे समाज में प्रचलित थी। तो हम आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल के साथ जरूर बने रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।